नमस्कार, हमारे खास डिबेट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश। पिछले साल अगस्त में वक्फ बिल बीजेपीसी को भेजी गई थी। तब से 7 महीने बीत चुके हैं। लंबी चर्चा हुई और अब वक्त आ गया है बिल को संसद में पेश करने का। पुराने कानून और नए बिल में कई अंतर हैं। मुस्लिम संगठन अंदेशा जता रहे हैं कि इसके जरिए उनके अधिकारों पर चोट की जा रही है, तो सत्ता पक्ष इससे इनकार कर रहा है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि वक्फ बिल किसको कबूल है और कौन इसका विरोध कर रहा है। और इसी पर हमारे साथ खास डिबेट शो में चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी, जेडीयू प्रवक्ता अजित पटेल और आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी। आप तीनों खास मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास डिबेट शो सवाल तो पूछेंगे हमें। चलिए, बड़ा सवाल और पहला सवाल जेडीयू प्रवक्ता अजित पटेल जी से कर लेते हैं। अजित पटेल जी, कल 12 बजे लोकसभा में ये पेश होना है, ये वक्फ संशोधन बिल। क्या जेडीयू को, क्या नीतीश कुमार को यह वक्फ बिल मंजूर है, कबूल है? ये देखिए, वक्फ बोर्ड के ये पूरे विस्तार से समझने की चीज़ है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तक हैं बिहार में, तब तक मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज की जितनी भी चिंताएं हैं, आपके कुछ समस्याएं हैं, वो सब जो है मुख्यमंत्री जी जो है व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को जो है समस्या को निदान करते हैं। रही बात वक्फ बोर्ड पे, तो मुस्लिम समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमारे सबकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके सुनने के बाद हमारे जो आपके लोकसभा के जो जेपीसी कमेटी है, तो जदयू के जो सांसद हैं दिलेश्वर कामत जी, उन्होंने जेपीसी कमेटी में जो भी इस चीज़ें से अल्पसंख्यक समाज के जो वर्ग के जो लोग हैं, उनकी कुछ इसमें जो है चिंताएं जाहिर कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल आने पे ये ऐसी चीज़ें बदल जाएगा, तो सारी चीज़ें को जेपीसी कमेटी में जो है हमारे माननीय सांसद जो है जदयू पार्टी के रखने का काम किया है। तो वो सब चीज़ें जो है जेपीसी कमेटी में रख दिया गया है। अब कल देखिए कि कमेटी में आता है बिल, जो अमेंडमेंट पास होता है बिल, उसमें हम लोग देखते हैं। रही बात, ये कोई ऐसे तो है नहीं कि ये पहली बार बिल आ रहा है। 2013 में भी अमेंडमेंट चेंज हुआ था, तो उस समय भी ये हुआ था, लेकिन उस समय देखिए कि कैसे चीज़ें जो है, नई चीज़ें जो है जोड़ा गया। तो इसमें भी, इस बिल में भी नई चीज़ें जो है जोड़ा जाएगा। और बिहार में जब तक नीतीश कुमार जी हैं, तब तक अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने इतना सारा काम किया है अल्पसंख्यक समाज के लिए। आपके इतने सारे कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ है। आप ठीक है अजित पटेल जी, आप कह रहे कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो फिर गुलाम गौस इतने चिंतित क्यों हैं? वो पार्टी के अंदर से ही आवाज उठ रही है। कोई ऐसा नहीं कि एक व्यक्तिगत, कोई व्यक्तिगत, देखिए पार्टी का जो आपका लाइन होता है, पार्टी का जो चिंता होता है, उस पर आप देखिए कोई व्यक्तिगत अपनी मंशा जाहिर कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि गुलाम गौस जी ने जाहिर कर दिया तो पूरे। अजित पटेल जी, देखिए गुलाम गौस जी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की करीबी वो माने जाते हैं, अल्पसंख्यक नेता हैं वो, और मतलब कि कद्दावर नेता माने जाते हैं। पुराने समय से मतलब कि जनाधार उनका रहा है पार्टी में, चाहे वो जेडीयू में रहे या फिर आरजेडी में रहे, अभी नीतीश कुमार के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे कि क्या जेडीयू इसके लिए तैयार है? क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे? समाज के हित में जो भी चीजें होगा वो सबके लिए जो है आपके काम करने के लिए तैयार रहेगा। ऐसा ये कोई विषय वस्तु, एक कोई वक्फ बोर्ड के बिल से कैसा तो है नहीं कि पूरी अल्पसंख्यक समाज के हितों का ये चीज हो जाएगा। आप काम भी तो देखिए, नीतीश जी तो जब भी आप देखिए भागलपुर दंगे का चीजें को ले लीजिए, जब नीतीश जी आए अपने सत्ता में, वो तो कब का, वो तो कांग्रेस के राज में आपके दंगा हुआ था, उसके बाद आरजेडी का शासनकाल आया। लेकिन जब आरजेडी के शासनकाल में क्या हुआ, कुछ उस पर काम हुआ? जब नीतीश जी ने आए 2006 से संभाले बिहार को, तो रिहेबिलिटेशन का काम, पुनर्वास का काम, आपके पेंशन का काम, पहले 2500 मिलता था, अब 5000 पेंशन जो मुस्लिम पीड़ित है दंगा में, तो सबने काम किया है। आप देखिए कि 2004-05 में बजट क्या था अल्पसंख्यक समाज का, 3 करोड़ 53 लाख, और आज कितना है 1004 करोड़ 22 लाख। तो आप इससे मिला सकते हैं कि नीतीश जी अल्पसंख्यक समाज के लिए कितने हितैषी हैं। जी चलिए ठीक है, इतने हितैषी है। आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, इतनी उपलब्धियां गिना रहे, फिर भी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए जो है अल्पसंख्यक विरोधी हैं, इसके विरोध में काम कर रहे हैं। आरजेडी को आपत्ति क्यों है? किन वजहों से आप लोग, विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है वक्फ बिल संशोधन को लेकर? क्या दिक्कतें हैं? तर्क के साथ जवाब दीजिएगा। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो समझने वाली बात है
कि अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था और 7 मुस्लिम संगठनों ने उस दावते इफ्तार का बहिष्कार करने का काम किया था। और बहिष्कार की मुख्य वजह क्या थी? बहिष्कार की मुख्य वजह थी कि आप जो है वक्फ संशोधन बिल जो लाया जा रहा है उस पर जो मुस्लिम संगठनों की आपत्तियां थी, उन आपत्तियों पर जदयू के तरफ से या नीतीश कुमार जी के तरफ से जो है उनके द्वारा दी गई आपत्तियों पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने का काम नहीं किया था। ये पहली बात है। दूसरी बात, आपने देखा कि गर्दनी बाग में जो है मुस्लिम संगठनों के द्वारा जो है धरना भी दिया गया इसी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के। तो ये समझने वाली बात है कि ये जो चीज़ें हैं ये मुस्लिम संगठनों के द्वारा, और आप देखिए कि अभी ईद जो है कल मनाया गया और ईद जैसे पर्व पर भी लोग अपने बाह में बाजू में काला जो है पट्टी बांध करके विरोध करने का काम किया है। तो ये समझ लीजिए, ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के रहते, अरे नीतीश कुमार जी के रहते ही तो हो रहा है। अब फिर अब बीच में मत बोलिए, आप बोलिए ना, नीतीश कुमार जी के रहते ही ये सारा चीज हो रहा है। जब काम के बाद गिनाइएगा ना तो इनका भड़काव लाजमी है। काम भी गिना देंगे, काम जब आप पूछ लीजिएगा, काम जब भी गिना संसद देंगे, समाज के लिए आपने क्या काम किया, राकेश जब जी आपको थोड़ा इनको सत्ता बोलिए, थे, शांत आप तो 11 को दंगा किए ठीक है, करवाए अजीत पटेल थे। जी थोड़ा सा सुन लीजिए, आपके पास भी आ जाएंगे, थोड़ा सा सुन लेते हैं। आप सबसे पहले समझ लीजिए कि जब आपत्तियां, जो वक्फ संशोधन बिल आया, विपक्ष के द्वारा जो है आपत्तियां दर्ज कराई गई। आपत्तियां जब दर्ज कराई गई तो उसमें उसको जेपीसी में डाला गया, और जब जेपीसी में डाला गया तो विपक्ष के जो सांसद थे जब जेपीसी में अपने सुझाव को, अपनी आपत्तियों को वहां दर्ज कराने का प्रयास करते हैं, 44 जो है संशोधन देने का काम करते हैं, आपत्तियां देने का काम करते हैं, लेकिन उनके आपत्तियों को दरकिनार कर दिया जाता है और जो मूल स्वरूप में ये लाना चाह रहे थे उसी मूल स्वरूप में उसको ला रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है कि आपकी मनसा जो है, आपकी मनसा उनकी संपत्तियों पर है। ये जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है। और राष्ट्रीय जनता दल, आप देखिए राकेश जी की राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव के पुरोधा रहे हैं। और समाज पर संविधान में दिए गए जो अधिकार हैं, अगर किसी भी समाज के लिए, समाज के ऊपर जो है अगर उस संविधान में दिए गए अधिकारों पर सरकार अगर कुठाराघात करती है तो राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक, चलिए आपने मनसा पर सवाल उठा दिया है प्रमोद सिन्हा जी, अब एक छोटी सी प्रतिक्रिया, अंतिम लाइन हम कह देते हैं कि आपने देखा था कि चाहे SC/ST एक्ट में इन लोगों ने बदलाव करने का काम किया था, सड़क से सदन तक आंदोलन हुआ। आपने देखा कि 3 कृषि काला कानून लाया गया था, राष्ट्रीय जनता दल मैदान में किसानों के सम्मान में खड़ा रहा। तो ये समझने की बात है, समाज बिल्कुल कल अगली परीक्षा है, देखना भी होगा कि कल क्या सदन से वक्फ संशोधन बिल पास हो पाता या नहीं। चलिए बीजेपी के पास हम आ जाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। असित नाथ तिवारी जी, एक बयान हम कोट करना चाहेंगे। मौलाना खालिद रशीद फरगी महली हैं, अध्यक्ष हैं ये इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के। उनका ये कहना है कि ये बिल जो है वक्फ के खिलाफ है और वक्फ मुसलमानों का एक मजहबी मामला है और आप मजहबी, लिहाजा इस पे किसी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। क्या मुसलमानों के मजहब में बीजेपी दखल दे रही है, इंटरफेरेंस कर रही है? पहले तो यह सरासर झूठ है कि वो मजहबी मामला है। वो इस्लामिक मजहबी मुद्दा है ही नहीं, वो कुरान या हदीस से नहीं आया है, वो इस्लामिक सामाजिक बॉडी है, वो मजहब में कहीं नहीं है। जैसे लोग कह रहे थे 3 तलाक तो कुरान से आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जब मांगा कि लाओ भैया कहाँ है कुरान में जिक्र, तो कोर्ट से भाग गए। वैसे ही ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, वो कहीं मजहबी मामला नहीं है। दूसरा, 2013 के अमेंडमेंट में एक बात शामिल कर दी गई कि वक्फ से जुड़ी जो विवाद हैं, पहला तो वक्फ बोर्ड देखेगा और उसके बाद ट्रिब्यूनल देखेगा। पहले क्या था कि कोर्ट में भी मामला जाता था, 2013 में अमेंडमेंट करके कोर्ट को उससे बाहर कर दिया गया। क्या भारत का संविधान, वो संवैधानिक मसला भी नहीं है वक्फ, तो क्या भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी भी विवाद को कोर्ट में ना ले जाएं? ये गैर संवैधानिक, संविधान के विरोध में एक सर आप बोल लीजिएगा, संविधान के विरोध में एक अमेंडमेंट किया गया जो भारत को शरिया कानून की तरफ ले जाता है। अब मैं बता रहा हूं वक्फ का विरोध कौन कर रहे हैं। जैसे
एक बार आपको याद होगा कि राजे रजवाड़ों की ज़मींदारी छीन ली गई, तो राजे रजवाड़े उसका बड़ा विरोध कर रहे थे। ज़मींदारी छीन ली गई, अच्छा हुआ इस देश में। उसी तरह के ज़मींदार वक्फ में बैठे हुए हैं। ये जो ज़मींदार हैं वक्फ के, ये वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। वक्फ की सालाना आय इस समय इस देश में 20,000 करोड़ है। सालाना आय 20,000 करोड़। मुझे वक्फ का कोई आदमी ये बता दे कि कोई एक अस्पताल वक्फ चलाता हो गरीब मुसलमानों के लिए ही, कोई एक स्कूल कॉलेज वक्फ चलाता हो गरीब मुसलमानों के लिए ही। क्या होता है ये रुपया? ये जो मुतवल्ली होते हैं वक्फ के मुतवल्ली, उनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, फ्रांस में पढ़ते हैं, वक्फ की कमाई से। तीसरा जो वक्फ में गड़बड़ झाला हो रहा है वो ये हो रहा है, बेटियों का हक मारने के लिए एक पिता क्या करता है, वो संपत्ति को वक्फ कर देता है। वक्फ करने के बाद खुद उसका मुतवल्ली हो जाता है। मुतवल्ली ही वक्फ की संपत्ति का एक किस्म से मालिक होता है, और बाद के दिनों में धीरे धीरे वो अपने बेटे और पोतों के नाम पर वो संपत्ति एक सेल डीड बना के फिर अपने बेटे या पोते को दे देता है। मतलब बेटियों का पूरा हक मारने का एक घटिया षड्यंत्र वक्फ के जरिए किया जाता है। हम जो संशोधन ला रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है। वक्फ की जमीन मुसलमानों की है, मुसलमानों की होगी, पारदर्शिता आ जाएगी, बेटी को उसकी संपत्ति का हक मिले। कानूनी विवाद हो तो वो कोर्ट तक जाए, वो कोई मुतवल्ली बैठ के उसका डिसीजन न दे। और उसकी आय कितनी है, वो आय कहां से आ रही है, आपको जान के हैरानी होगी। गरीब बच्चियों की तस्वीरें दिखा के सऊदी अरबिया से चंदा मंगा लिया जाता है। क्या करते हैं उस चंदे का? किस गरीब बेटी का शादी कर दिया आपने, किसको पढ़ा दिया, किसके लिए अस्पताल खोल दिए? तो वक्फ की करोड़ों अरबों की संपत्ति पर चंद जमींदारों का जो कब्जा है, उस जमींदारों के कब्जे से हटा के वक्फ का फायदा हम गरीब मुसलमानों, बेवा मुसलमानों, मिस्कीन के मुसलमानों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये पूरी तरह से मुसलमानों के हक में है वक्फ अमेंडमेंट बिल, और इस देश के करोड़ों मुसलमानों को हम भरोसा दिलाना चाहते हैं। जब तक केंद्र में मोदी जी हैं, जब तक बिहार में जैसा कि भाई साहब ने कहा नीतीश कुमार जी हैं, मुसलमानों के हक पर कोई प्रहार नहीं सहा जाएगा। और जो असली हकदार हैं, जमींदारों से मुसलमानों के जमीनों को मुक्त करा के असली मालिकों तक हम उसका फायदा पहुंचाना चाहते हैं। गरीबों मिस्किनों तक हम वो जमीन ले जाना चाहते हैं। यानी असित नाथ तिवारी जी कहना के मतलब यही है कि ये मजहबी मामला नहीं है, ये जमीन से जुड़ा मामला है, संपत्ति का मामला है। और इसी संपत्ति पर जो किसी एक ने अधिकार जमा लिया है, एक तरह से देखा जाए तो जमींदारों को से मुक्त कराने की एक कोशिश इस विधेयक के माध्यम से किया जाना है। अजित पटेल जी, आपसे एक अहम सवाल है, अपना स्टैंड अभी क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कल ये लोकसभा में पेश होना है, हम सवाल ये कर रहे हैं आपसे कि क्या बिल पर जेडीयू की मांग क्लियर हो गई है? जो विधेयक शायद आप लोगों ने बोले हैं, क्या उस पर विधेयक पर सहमति बन गई है? क्या इसलिए स्टैंड है जेडीयू की? जो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारे नेता का स्टैंड यही है कि किसी भी हाल में अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज का जो है विकास कैसे बढ़े, कैसे हम उनको शिक्षा में, रोजगार में कैसे बढ़ाएं, उनके आप काम को देखिए। रही बात जेपीसी ये वक्फ बोर्ड पे, तो जो भी मुस्लिम समाज की आपत्तियां थी, हमारे सांसद महोदय ने जेपीसी कमेटी में आपत्ति दर्ज करा दिए हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि उसका पूर्ण निराकरण हो जाएगा। कल वक्त जो आपका अमेंडमेंट बिल आने दीजिए, क्लियर हो जाएगा जी। यानी कि आप समर्थन में हैं, जेडीयू समर्थन में है, जेडीयू समर्थन कर रही है। हम क्या बोल रहे हैं जी? हम तो यही बोल रहे हैं कि अगर कुछ आपत्ति है, कुछ अमेंडमेंट तो ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहा है, हर एक टाइम पे अमेंडमेंट आता है, हम हमेशा चेंजिंग होना चाहिए। तो चेंजिंग में कुछ जरूरतें हुई, उस चीज पे मुस्लिम समाज की कुछ आपत्ति है, हमने उसको दर्ज करा के निराकरण करने के लिए जो है जेपीसी कमेटी में रख दिया है। वो चीजें क्लियर हो जाएगी, और पूरा हम विश्वास ही कर रहे हैं, पूर्ण विश्वास के साथ। चलिए, यानी कि पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, सकारात्मक संदेश मिल रहा है, सोचिए सकारात्मक परिणाम निकलेगा। क्या चैलेंज होगा या फिर वाकई में कल जो है लोकसभा में पास कर दिया जाएगा? ये कल तक का इंतजार भी करना होगा। बिल्कुल अजीत जी, आपके पास वापस आएंगे। आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, एक अहम सवाल, एक कोट हम करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं अश्विनी उपाध्याय, उनका जो बयान है 1995 का जो वक्फ एक्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें जो विधेयक में जो बदलाव किए जा रहे, कई इससे बदलाव किए गए हैं, जिसमें वोहरा और आगा खानी मुस्लिमों को भी अब इसमें मान्यता दी जाएगी। वक्फ को अनिवार्य रूप से घोषित करना होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी अगर वक्फ को अगर डिक्लेयर कर रहा है तो बाकायदा मतलब कि जो स्टाम्प पेपर उस पर आपको डिक्लेयर करना होगा, बताना होगा वक्फ को ये संपत्ति
कब दी गई है, किसके द्वारा दी गई, किसके द्वारा प्रदान की गई है, और इसके तहत अब महिलाओं को भी इसमें अधिकार दिया जा रहा है कि जो महिलाएं, मतलब कि एक एग्जाम्पल के जरिए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की अगर किसी महिला का अगर बच्चा नहीं है तो अपने भतीजे या फिर भांजे को वो ज़मीन नहीं दे पा रही थी, वो जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो वक्फ को चली जा रही थी, लेकिन अब बिना उस महिला की सहमति के वक्फ को ज़मीन नहीं जाएगी, सहमति जरूरी है। क्या आपत्ति है इसमें? जो दिक्कतें हैं, जो खामियां हैं, केंद्र सरकार कह रही है कि उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, अरे तो भाई, फिर विपक्ष को दिक्कत क्यों? दल को सुन लीजिए राकेश जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अजीत पटेल जी जवाब ले लेते हैं, अजीत पटेल जी जवाब ले लेते हैं। असितनाथ जी, प्रमोद सिन्हा जी जवाब दीजिए, दे दीजिए। दिक्कत क्या है? सबसे पहली बात तो ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि वक्फ का फायदा हम मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं। वक्फ का फायदा देने की बात कर रहे हैं, वो पार्टी बात कर रही है जो दिन रात मुसलमानों को कोसने का काम करते हैं, किसी ने नहीं जो कोसा, दिन गलत रात बयान जो है फिर पुराने मुद्दे पर चले गए। प्रमोद सिन्हा जी, अभी हमने जो सवाल किया, मुस्लिम टॉपिक है। प्रमोद सिन्हा जी, अभी जो हमने सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। हम विकास पर बात इसमें करेंगे। वोट बैंक के केवल हम मुस्लिम समाज जो को, दल जो हमेशा 400 सीटों पर लोकसभा चुनाव में आप वो क्या विकास की बात करते हैं, इससे पूछ जो लीजिए। दल उस प्रमोद सिन्हा जी डिरेल हो गए आप। प्रमोद सिन्हा जी, हमने क्या कहा? वो दल वोहरा और आगा खानी को इसमें शामिल किया गया है, वोहरा और आगा खानी को शामिल किया गया है, मुस्लिम पसमानदाओं को शामिल किया गया है, उन महिलाओं को शामिल किया गया है, तो इसमें दिक्कत क्या है? उस दल के नेता यह कहते हैं कि हम मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे, चाहे दल पे ही जदयू बोलेंगे। के देवेश दल चंद्र के क्या ठाकुर काम किए हो, होंगे? चाहे गिरिराज ये तो सिंह हो, दंगा क्यों करे वो अपने मुसलमानों के खिलाफ आग दंगा लगाने का काम करते हैं। प्रमोद जी, प्रमोद सिन्हा जी, मुझे हंसी आ रही है। प्रमोद सिन्हा जी, मैंने जो सवाल किया है, प्लीज कुछ 10 सेकंड में उसका जवाब दे दीजिए। जिनको इस चीज से अलग रखा गया, उन महिलाओं को, पसमानदा को, और जो मैंने बोहरा किया, मैंने जिक्र किया, आगा खानी मुस्लिम, इसमें उसको शामिल किया जा रहा है, तो दिक्कत क्या है? मतलब कि सबको उसका अधिकार, हक तो मिलना चाहिए ना। नहीं, तो फिर दिक्कत क्या है? राकेश जी, सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि इसमें जो दो गैर मुस्लिम लोगों को भी इस बोर्ड में डाला जा रहा है, ये कहां से जायज है? पहले तो ये इसको समझने की जरूरत है। और ये कहते हैं जो रजिस्ट्री की जो बात आ रही है, तो रजिस्ट्री कब से शुरुआत हुई? रजिस्ट्री का 1906 के पहले रजिस्ट्री होता था क्या? तो जो आप कागज, जो 300-400 साल पहले का आप कागज मांगिएगा, तो फिर वो कागज कहां से लाएंगे? कई सारी चीजें हैं। और हमने तो पहले ही कहा कि मुस्लिम संगठनों ने, अब सबसे बड़ी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार अगर यह कहती है कि यह मुसलमानों के हित में है, तो देश के मुसलमानों को समझाने में यह असफल क्यों रही? क्यों नहीं दे? जब SC/ST एक्ट का लाया जाता है संशोधन, उस समय भी दलितों को समझाने में यह असफल रही। 3 कृषि काला कानून लाया गया, उस समय भी किसानों को यह समझाने में जो है असफल रही। जब आप कहते तो बहुत अच्छा लगता है कहने में कि हम मुसलमानों के हित में यह काम कर रहे हैं, लेकिन असल में इनकी मनसा, लेकिन इनका प्रमोद नजरिया सिन्हा जी, ये उनके पहली खिलाफ दफा होता नहीं है कि ये वक्फ समझने बोर्ड में की बात है। संशोधन हो रहा है। इसके पहले भी संशोधन हुए हैं ना, आप मानते हैं ना, आप जान रहे हैं, इसके पहले भी संशोधन हुए हैं। आप जो प्रश्न पूछे उत्तर यही है। आप जो मुस्लिम समाज जिसमें जिसके प्रतिनिधित्व नहीं है वक्फ बोर्ड में, क्या यही उत्तर है? राकेश जी, सवाल जी, हमारे मुझे नहीं लगता कि मेरे सवालों का जवाब शायद इन्होंने दे पाया है। इन्होंने नहीं, मैंने पहले ही कहने का काम किया कि ये जो जो गैर मुस्लिम को इसमें शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरे बोर्डों में, जो दूसरे धर्म के बोर्ड हैं, उसमें भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को डालने की चलिए, इसका जवाब ले लेते हैं, असितनाथ तिवारी जी से ले लेते हैं। चलिए राकेश जी, अल्पसंख्यक भारत में सिर्फ मुसलमान नहीं है, और भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी, और भी हैं। कहीं वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था दूसरे धर्म में नहीं है। अब बात आती है कि भाई गैर मुस्लिम क्यों? गैर मुस्लिम इसलिए कि वक्फ बोर्ड मजहबी बॉडी नहीं है। हमने पहले ही क्लियर कह दिया कि वो कोई धार्मिक संस्था नहीं है, इस्लामिक धार्मिक व्यवस्था में वो कहीं शामिल नहीं है। वो एक इस्लामिक सामाजिक संस्था है। और जैसे धार्मिक न्यास परिषद में अलग अलग धर्म जाति के लोगों को रखा जाता है, वैसे ही वहाँ भी एक ऐसी व्यवस्था की जा रही है जो धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था हो। धार्मिक न्यास परिषद में अलग धर्म के लोग होंगे, लेकिन उनमें नहीं होंगे। क्या आपको ये धर्मनिरपेक्ष ढांचा लग रहा है? और वो लोग अब सवाल उठा रहे हैं जिन लोगों ने आज़ादी के बाद 55-60 सालों तक मुसलमानों की एक बड़ी आबादी को मुर्गी बेचने और पंचर बनाने से ऊपर नहीं उठने दिया। क्या उसके लिए भी हम कसूरवार हैं? आप ही लोगों की सरकार थी ना।
आपने कौन सी ऐसी नीतियां चला दी कि वो उससे ऊपर कभी उठ ही नहीं पाए? और हमने ऐसा क्या कर दिया कि आज वो हुनरमंद हो रहे हैं? आप सोचिए। नहीं 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 नहीं, आपने ढंग सर, अब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोलता हूँ ना। अगर काम गिनाने आप सुन लीजिए ना, बोल लीजिएगा आप। 1990 में सर आपको अल्पसंख्यक मंत्रालय का सुनिए ना, गठन प्रमोद किया जी, गया। प्रमोद जी, पूरा मौका आपको मिलेगा ना। आयोग को कानूनी मान्यता दी गई, इन्हीं को बुलवाइए। 12,500 उर्दू टीचरों की बहाली की गई। ऐसा नहीं है, राज्यभर में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण किया गया। मौलाना वजीउल हक फारसी अरबी यूनिवर्सिटी के साथ 6 अन्य यूनिवर्सिटी भी दिया गया। उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू टाइपिस्ट का बहाली की गई। प्रमोद सिन्हा जी, मौका दीजिए अगले को भी बोलने के लिए। प्रमोद सिन्हा जी, उर्दू एकेडमी और उर्दू एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया। अच्छा, ये हसीना तिवारी जी, ऐसा लग रहा है कि ये जो बिल है मतलब कि सदन से पास तो हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट से जेडीयू के कुछ एमपीज हैं, टीडीपी के कुछ एमपीज हैं, उन्होंने कुछ सकारात्मक रुख किया है, उन्होंने कुछ कहा है पॉजिटिव, मतलब कि वाइब्स मतलब कि दिया उन्होंने कि हाँ वो समर्थन इसका करते हैं और इसके सपोर्ट में आएंगे। लेकिन अगर हम बात की जाए तो आपके अगर सहयोगी दलों में कहीं ना कहीं लगता है कि असहज की स्थिति है, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि उन्हें मुसलमानों का वोट मिलता है। क्या आपके सहयोगियों के लिए ये जो मुद्दा है दो धारी तलवार पर चलने जैसा है? देखिए, सीएसडीएस का सर्वे बताता है कि मुसलमानों का वोट हमें भी मिलता है। हाँ, कम मिलता है, हम कोशिश करेंगे कि हमें अधिक से अधिक मिले। और हमने जब 3 तलाक में बदलाव किए तो मुसलमानों का वोट 14 के मुकाबले 19 में और अधिक मिला। और जब हम ये संशोधन लेके आएंगे वक्फ वाला, तो आगे हमें और अधिक वोट मिलेगा, क्योंकि हम सिर्फ सदन से ही वक्फ संशोधन बिल पास नहीं कर रहे हैं, हम इस देश के असंख्य मुसलमानों के हृदय से भी उसको पास कर रहे हैं। जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जो बेवा हैं, जो पसमानदा हैं, सबके दिलों की सहमति से हम पास। बीच में बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? जो है बांध करके उसका जो है अपने गम का इजहार कर रहे चलिए हैं। अजीत पटेल जी, छोटा सा रिएक्शन, समय कम है हमारे पास। क्या लगता है कि मुसलमानों में जो भरोसा बना हुआ है नीतीश कुमार के प्रति, नीतीश कुमार के लिए, वो आगे भी कायम रहेगा अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है तो? हमेशा जब तक नीतीश जी हैं तब तक बिहार में अल्पसंख्यक समाज के हितैषी सिर्फ नीतीश कुमार हो सकते हैं। उन्होंने जितना काम किया है, अल्पसंख्यक समाज के लोग ये जो है स्वीकारते हैं कि हमको जो है केवल राष्ट्रीय जनता दल वोट बैंक समझा। इसी चलते इनकी चुनाव में दुर्गति होती है, लोकसभा चुनाव में इसी कारण दुर्गति होती है कि वोट बैंक अब हमको नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको हिस्सेदारी चाहिए। सिर्फ वोट बैंक बन के नहीं रहेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं होंगे। लेकिन जो है जनता दल यूनाइटेड जो है केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नीचे नतमस्तक हो चुकी है। यही केवल बानी अच्छी हो सकती है। इनको जब काम क्यों कहिए कि काम आपने क्या किया? अभी मैंने काम गिनाने का काम किया ना, कब्रिस्तान पे घेराबंदी की है, कितना बजट था, अरे आप जो कितना काम तामीर गिनाने की मरकज बात को आप करते हैं, वेतन तो क्या देते थे, मुसलमान जो योजना अगर बनती चुप्पी हो जाएगी। है उन योजनाओं में और जो राशि जो तब गिना लीजिए 2004-5 में कितना बजट था आपका? 3 करोड़ था। अरे बजट हमारे यहाँ 1004 करोड़ था। आप जो बजट का बात करते हैं, वक्फ बोर्ड को आप जो बजट का बात 241 करोड़ करते रुपया हैं, दिया आपने है। बिहार पर अभी तक कर्जा कितना लिया है ये बताने का भागलपुर काम क्यों दंगा नहीं में करते हैं? कि आप क्यों नहीं सरकार चाहते है हैं तो कि बिहार जांच आज करे, जो है हर मामले में जांच करे, पिछले पंक्ति पे क्यों न्याय खड़ा है? दिलवाए उनको, चाहे न्याय सच्चा किसने दल हो, दिलवाया? चाहे न्याय किसने प्रतिनिधि दिलवाया? आए हो, नीतीश जी ने दिलवाया। प्रमोद सिन्हा जो जी, आज सबसे आरजेडी अंतिम यानी पंक्ति कि पे खड़ा विपक्ष है। जिस तरह से विरोध कर रहा है इस पूरे बिल को लेकर, एक सवाल यहाँ पे भी उठता है कि क्या विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है कि वो विपक्ष में है या फिर उन्हें मुसलमानों की चिंता वाकई में है? देखिए राकेश जी, सबसे पहले मैंने कहने का काम किया कि मुस्लिम संगठनों ने सबसे पहले इस पर आपत्ति दर्ज कराने का काम किया। और मैंने कहा कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पुरोधा रहे हैं। ये समझ, और समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ अगर केंद्र सरकार के द्वारा जब उसके संवैधानिक अधिकारों में, जब संवैधानिक अधिकारों में आप कटौती करने का काम करिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल सड़क से सदन तक संघर्ष करने का काम करेगा और उनके हक और अधिकार के लिए चलो, समय की बात है, लड़ने छोटा का सा रिएक्शन हम ले लेते हैं असित तिवारी जी से। छोटा सा रिएक्शन दीजिए, क्या चुनौती है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए सदन में? कोई चुनौती नहीं है। और जिस तरह से जमींदारी हटाई गई तो राजे रजवाड़ों और जमींदारों ने आपत्ति जताई थी, उसी तरह वक्फ के ज़मींदार भी आपत्ति जता रहे हैं। और भरोसा रखिए वक्फ की ज़मींदारी ख़त्म होगी और असली हकदारों तक
वक्फ का फायदा पहुंचेगा, ये मोदी की गारंटी है। जी, अजित पटेल जी गुलाम को उसको कैसे मनाएंगे, क्योंकि मुस्लिम अल्पसंख्यक नेता है, प्रतिनिधित्व भी करते हैं, क्या लगता है कि गलत संदेश जाएगा? मुस्लिम समाज को कोई एक व्यक्ति की नहीं है ना, हम पूरे अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के हितैषी के लिए काम कर रहे हैं, इसमें नाराजगी मनाने आपको वाली बात राकेश नहीं जी है। थोड़ी देर चलिए, समय की रोकूंगा। बाध्यता है और फिलहाल हमें जो डिबेट शो है यहीं पर खत्म करना होगा, लेकिन अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि क्या वाकई में कल सदन में यानी कि लोकसभा में 12 बजे जो बजट पेश होगा, 8 घंटे तक लंबी बहस चलेगी, क्या विपक्ष बहस करेगी या फिर वॉकआउट करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में बने रहने के लिए असित तिवारी जी आपका, अजित पटेल और प्रमोद सिन्हा जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।